Hello friends, welcome back. This is Kriti Verma. वेलकम टू माई चैनल बायोलॉजी बाइट। क्लास 10th का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। ह्यूमन बींग्स में जो किडनी होती है उसका फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इन ह्यूमन बींग्स द किडनीज आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। ह्यूमन बींग्स में किडनी का फंक्शन होता है एक्सक्रीशन, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 2, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्लांट्स में जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट में, और फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट में। सो द आंसर इज, इन अ प्लांट्स द जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम जो है वो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड carbon dioxide and water, chlorophyll, sunlight, all of the above. Answer is, the autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide, water, chlorophyll. ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की नीड होती है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट to give carbon dioxide, water and energy take cytoplasm, mitochondria, chloroplast, nucleus। पायरुवेट का ब्रेकडाउन होके हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? सेल में। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। हमारे बॉडी में फैट का डाइजेशन कैसे होता है और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फैट जो होता है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स द सिक्रीशन इनटू द फॉर्म ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। द बाइल साल्ट फ्रॉम liver break down in the large fat globules into smaller globules so that the pancreatic enzymes can easily act on them. This is referred to as emulsification of fats. It takes place in the small intestine. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स जो होता है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, और वो दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल होता है? Answer is, saliva is secreted by the salivary gland located under the tongue. It's moisten the food for easy swallowing. It contains a digestive enzyme called salivary amylase which break down starch into sugar. सलाइवा जो होता है वो सलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये सलिवरी ग्लैंड टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। सलाइवा की वजह से ही ईसोफेगस में फूड का इजीली पैसेज होता है। सलाइवा में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जिसे हम सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं। सैलिवरी अमाइलेज स्टार्च का ब्रेकडाउन करते हैं शुगर में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। आंसर इज, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस through the
Process of photosynthesis, carbon dioxide, water, chlorophyll, pigment and sunlight are the necessary conditions required for autotrophic nutrition. Carbohydrate and O2 are the byproducts of photosynthesis. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट यूज़ होता है और इसका बाई प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट एंड O2 ऑक्सीजन होता है। यहाँ आप केमिकल इक्वेशन देख रहे होंगे 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2। Question number 8. What are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration. Answer is, यहाँ आप डिफरेंस देख रहे होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इन एरोबिक रेस्पिरेशन पहला पॉइंट है इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एरोबिक रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच गैसेस का एक्सचेंज होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 एंड वाटर रिलीज होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये दोनों के अलावा भी कोई और प्रोडक्ट हो सकता है। एंड प्रोडक्ट्स वेरी। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 36 ATP मिलता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें सिर्फ 2 ATP मिलता है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। रूट्स ऑफ सम वाटर लॉक्ड प्लांट्स, some parasitic worms, animal mussels and some microorganisms such as yeast. Question number 9. How are the alveoli designed to maximize the exchange of gases? Answer is, the alveoli are the small balloon-like structure present in the lungs. The wall of the alveoli consists of extensive network of blood vessels. Each lung contains 300 to 350 million alveoli, making it a total of approximately 700 million in both the lungs. The alveolar surface, when spread out, cover about 80 meter square area. This large surface area makes the gaseous exchange more efficient. alveoli जो होता है वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। alveoli जो होता है वो स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे फिगर में alveoli का फिगर है। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स में। alveoli के वॉल में बहुत सारे ब्लड वेसल्स के नेटवर्क पाए जाते हैं। हमारे एक लंग में 300 से 350 मिलियन alveoli पाया जाता है और अगर हम दोनों लंग्स की बात करें तो 700 मिलियन alveoli पाया जाता है। alveoli 80 मीटर स्क्वायर एरिया में स्प्रेड होता है। दिस लार्ज सरफेस एरिया मेक्स द गैसियस एक्सचेंज। ये जो लार्ज सरफेस एरिया होता है alveoli का, इसी में गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ आप देखेंगे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम alveoli कहते हैं और alveoli के वॉल में यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये है ब्लड वेसल्स। alveoli के वॉल में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। एक लंग में 3 से 350 मिलियन alveoli पाए जाते हैं। दोनों लंग्स की बात करें तो 700 मिलियन alveoli पाए जाते हैं और alveoli में ही हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 10. What would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? Answer is, hemoglobin is the respiratory pigment that transport oxygen to the body cells for cellular respiration. Therefore, deficiency of hemoglobin in blood can affect the oxygen supply capacity of blood. This can lead to deficiency of oxygen in the blood cells. It can also lead to a disease called anemia.
हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हमारे बॉडी में, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से हम ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। ब्रीदिंग प्रोसेस भी हमारा इफ़ेक्ट होगा। हीमोग्लोबिन की कमी से हमें एक डिजीज़ होती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, वाई इज़ इट नेसेसरी? आंसर इज द ह्यूमन हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। पहला है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। हार्ट के चैम्बर में ब्लड का फ्लो कैसे होता है उसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। पहले हमारे बॉडी सेल से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आएगी। राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा और वहाँ से ब्लड हार्ट से बाहर आ जाएगा और वो ब्लड फिर पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स में जाएगा। वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा और इम्प्योर ब्लड प्योरीफाई होके प्योर ब्लड हो जाएगा। फिर प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से फिर हमारे लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ब्लड हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा और उसके बाद फिर हमारे बॉडी सेल्स में चला जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लो ऑफ ब्लड इन दी हार्ट। इसे आप एक्सप्लेन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, What are the differences between the transport of materials in xylem and phloem? xylem में किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन होती है और फ्लोएम में किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम xylem में देखेंगे। xylem टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। xylem में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट टू ऑल अदर प्लांट पार्ट्स। xylem में रूट से वाटर सारे प्लांट्स के पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम में जो होता है वो फ्लोएम में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ भी। इसीलिए xylem में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्ट इन xylem अकर विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल प्रोसेस सच एज ट्रांसपिरेशन पुल। xylem में सिंपल फिजिकल प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन के लिए, जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। बट फ्लोएम में फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्विलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। इस क्वेश्चन में हमें बताना है लंग्स में एल्विलाई का क्या फंक्शन होता है और किडनीज़ में नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है। एल्विलाई आर टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। एल्विलाई जो होता है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। वहीं पे एल्विलाई के वॉल में बहुत सारे नेटवर्क लाइक ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और हमारे एल्विलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होती है। सेकंड है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनीज़ का। नेफ्रॉन में ही फिल्टरेशन होती है। नेफ्रॉन का पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है ग्लोमेरुलस, बॉमिन कैप्सूल, लॉन्ग रीनल टिब्यूल और इसमें थिन वॉल्ड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ब्लड का फिल्टरेशन होता है और एल्विलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो एल्विलाई एंड नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को आप एक्सप्लेन कर लेंगे अपने लैंग्वेज में, बिकॉज इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा है।
अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देख के समझ के और अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये रहा चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन एंड आंसर, जिसे हमने आज डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।